गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान अध्याय 7 जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं। जीवों में विविधता के लिए अपन मत्स्य जीवों तक पढ़ चुके थे। अब मत्स्य जीवों के बाद अपन बात करते हैं जो जल और स्थलचर दोनों जगह रहने वाले जीव होते हैं, जिन्हें हम एम्फीबिया वर्ग में रखते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग में रखने वाले जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, ये जो मत्स्य जीवों से ये जीव बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें एक तो सल्क नहीं पाए जाते और इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, तथा इनका जो हृदय होता है ना, हृदय 3 कक्षों में बटा होता है। इनमें वो बाह्य कंकाल जो होता है इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जैसे अपन मत्स्य जीवों में हड्डियां पाई जाती थी, तो इनमें बाह्य कंकाल जो बाहर होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता। इनमें हमेशा वृक्क पाए जाते हैं। इनके अंदर जो किडनी होती है वो वृक्क पाए जाते हैं। ये जंतु हमेशा अंडे देते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ऐसे जीवों को अपन जल और स्थलचर में बोलते हैं, एम्फीबिया वर्ग के। जैसे अपन बात करें तो जैसे एक साधारण मेढक है। ये साधारण मेढक है जो आपका ये भी अंडे ही, जैसे बोला जाए कि ये अंडे देते हैं, ये अंडे देने वाले जंतु हैं। तो मेढक भी अंडे ही देता है, लेकिन छोटे छोटे जीव मेढक दिखते हैं वो। जैसे वृक्ष वाला मेढक होता है, इसको अपन बोलते हैं हाइला मेढक। हाइला इसका जो रासायनिक नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, इसको हाइला बोलते हैं। जो अपना साधारण मेढक होता है ना, इसको राना टिरगिना बोलते हैं, राना टिरगिना, ठीक है ना। जैसे आपने सैलामेंडर का नाम सुना होगा, एक छिपकली की जैसी संरचना वाला जीव होता है, जिसको सैलामेंडर बोलते हैं। ये आपके स्थलचर जंतु और जल जंतु दोनों, जो पानी में तथा बाहर दोनों जगह रह सकते हैं, ऐसे जीवों को हम एम्फीबिया वर्ग में रखते हैं। तो दूसरा जो सरीसृप वर्ग के जीव क्या हैं, इनको क्या कहते हैं? तो देखिए, ये असमतापी होते हैं। मतलब जो इनका जो शरीर है, इन शरीरों में सल्कों द्वारा ढका रहता है। इनके ऊपर कोई ना कोई एक टाइप की परत या कवच टाइप का जैसे पाया जाता है। जैसे सर्प के ऊपर एक पॉलीथीन सी होती है, जैसे आपने देखा वो कछुआ है, कछुआ के ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे आपकी जो आपने घर पे जो घर की छिपकली देखी होगी, तो छिपकली के ऊपर एक मोटी सी परत यानी कि पन्नी टाइप की चढ़ी होती है। तो इनमें जो श्वसन भी होता है वो इनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं। तो फेफड़ों के द्वारा इनके अंदर सरीसृप वाले जीवों में फेफड़े पाए जाते हैं। उन फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। वो जो इनका हृदय होता है, सभी जीवों का हृदय त्रिकक्षीय होता है। आप चाहे मेढक की बात करो, चाहे आप कछुआ की बात करो, चाहे आप छिपकली की बात करो, सभी के जो हृदय कक्ष होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, सिवाय केवल एक के मगरमच्छ। जो मगरमच्छ का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। जिस प्रकार मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, दायां निलय, बायां निलय, दायालिंद और बायालिंद, जैसे 4 कक्षों में बटा होता है। तो इन सभी में भी वृक्क पाए जाते हैं। ये अंडे देने वाले ही प्राणी हैं। ये सभी अंडे ही देते हैं, चाहे सांप हो, चाहे आपका कछुआ हो। कछुआ को अपन जो वैज्ञानिक नाम है इसको टर्टल बोलते हैं, कि टर्टल है। वो जो आपकी जो घर पे जो पाई जाने वाली घर पे जो छिपकली होती है, इसको हेमियोड्रैक्टाइल्स बोलते हैं, ड्रैक्टाइलस। तो आपकी जो ड्रैक्टाइल्स होती है वो जो उड़न छिपकली होती है ना, जो उड़ने वाली छिपकली भी पाई जाती है जिनमें पंखे होते हैं, इनको अपन ड्रैंगो बोलते हैं। तो इनके जो अंडे होते हैं कठोर कवच के द्वारा ढके होते हैं, तथा स्थलचर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये बाहर भी अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए अपन ने बोल दिया है कि कछुआ भी है, सांप भी है, कुछ छिपकली। तो सरीसृप वर्ग के जो जीव हैं ये असमतापी वर्ग के जंतु कहलाते हैं। इनका जो शरीर है सल्कों द्वारा ढका रहता है। इनमें फेफड़े होते हैं, जो फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन क्रियाएं भी होती हैं। इनके हृदय सभी के त्रिकक्षीय होते हैं, केवल मगरमच्छ को छोड़ करके कोई सभी में वृक्क पाया जाता हो। ये सभी अंडे देते हुए, इनके अंडे भी किसी कवच के द्वारा ढके रहते हैं। सफेद कवच होता है, क्योंकि जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनके जो अंडे निकलते हैं सफेद कवच के द्वारा ही ढके रहते हैं। इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती है। स्थलचर जीव है, ये बाहर आकर के ही अंडे देते हैं। अपन बात करते हैं
पक्षियों के बारे में कि जो पक्षी हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो ये समतापी प्राणी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? समतापी प्राणी। इनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है तथा इनके 2 जोड़े पैर होते हैं, मतलब इनका जोड़ी में पैर होता है, मतलब 2-2 पैर होते हैं। इनमें आगे वाले जो 2 पैर उड़ने के लिए 2 जोड़े में पैर होते हैं, तो 1-2 पैर होते हैं जो 2 जोड़े की बात कर रहे हैं कि एक जो जोड़े पैर होते हैं वो उड़ने के काम में आते हैं तथा दूसरे जोड़ी जो पैर होते हैं वो चलने के काम में आते हैं। तो ये जो पहले इनमें जो आगे वाले जो पैर होते हैं उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो शरीर परों पर जो शरीर है ना, शरीर परों से इनका जो है ना ढका रहता है और श्वसन फेफड़ों के द्वारा ही क्रिया होती है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप बात करें तो किसी भी की जैसे कबूतर की बात कर लें, आप गौरैया की बात कर लें, आप कौवे की बात कर लें, वो सफ़ेद जो स्टॉर्क होता है ना, जिसको बगुला बोलते हैं, सफ़ेद स्टॉर्क की, जिसको अपन सिकोनिया कहते हैं। ये जैसे आपका ऑल्ड्रिच भी है, ये शुतुरमुर्ग की तरह बहुत बड़ा, मतलब एक पक्षी होता है। एस्टोनिया ये आपका पक्षी। तो पक्षी क्या होते हैं? समतापी प्राणी होते हैं। इनका हृदय कितने कक्षों में? 4 कक्षीय भागों में बटा होता है। इनके 2 जोड़े पैर होते हैं, वो 1 जोड़े पैर पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके पंखों के द्वारा इनका पूरा शरीर ढका रहता है। इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। इन्हें पक्षी वर्ग में रखा जाता है। अब अपन बात करते हैं स्तनपायी जीव क्या होते हैं। स्तनपायी जीव, तो ये भी देखो जो स्तनपायी जीव होते हैं मनुष्य इसी में आते हैं। और वो जीव जो समतापी प्राणी होते हैं वो इनके हृदय भी 4 कक्षीय होते हैं। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये सभी बच्चे देते हैं। और बच्चे देने वाले जो जीव हैं स्तनपायी कहलाते हैं। वो ये नवजात होता है ना, जो जीव होता है छोटा, उसके लिए दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इनकी त्वचा पर बाल, सफेद और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस वर्ग के जंतु शिशुओं को ही जन्म देते हैं तथा हालांकि कुछ जंतु अपवाद भी हैं जो स्वरूप अंडे देते हैं। जैसे कि अपन बोल सकते हैं इकीडना जो जीव है, प्लेटिटस, कंगा जैसे जीव जो क्या होते हैं अंडे देते हैं। जबकि कंगारू जैसे बड़े बड़े जीव हैं वो स्तनपायी हैं, वो अविकसित बच्चे और मार्सुपिलियम नामक थैली में जब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता। इस प्रकार के जीव जो स्तनपायी वर्ग में रखे जाते हैं। जैसे आपकी बिल्ली बोल सकते हैं, मनुष्य बोल सकते हैं, चूहा भी बोल सकते हैं, चमगादड़ भी बोल सकते हैं, आपके उदाहरण हैं। इसके आधार पर आप लोग के स्तनपायी जीवों के उदाहरण हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में पेज नंबर 105 पे दिए गए। तो 105 पे जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें आपके क्वेश्चन लिखा है कि पोरीफेरा ओसिलीट्रेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है। तो पोरीफेरा ओसिलीट्रेटा नामक जो प्राणी इनके जीव हैं वर्ग के जंतु हैं इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो अंतर की बात करते हैं तो पोरीफेरा वर्ग के जंतुओं की पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं तथा इनमें ऊतकों का जो विभेदन होता है वो नहीं हो पाता। जबकि सेलिट्रेटा वर्ग के जंतुओं में ऊतकीय स्तर पर रासायनिक संगठन होता है तथा शरीर में कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इस प्रकार इनमें ये अंतर पाया जाता है। मतलब क्या है कि पोरीफेरा वर्ग के जो जंतु हैं उनकी पूरे शरीर में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उनके ऊतकों में विभेदन नहीं होता। जबकि जो सेलिट्रेटा वर्ग के जंतु हैं ना उनको ऊत के स्तर पर शारीरिक संगठन होता है तथा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इस प्रकार ये अंतर है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपकी बुक में कि एनिलिडा के जंतु आर्थ्रोपोडा के जंतुओं से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो एनिलिडा के जो जंतु होते हैं ना, तो एनिलिडा के जो जंतु हैं इनका जो शरीर है वो समखंडों में विभाजित होता है। मतलब जो एनिलिडा वर्ग के जंतु इनकी जो शरीर रहता है समखंडों में बराबर भागों में सम्मिलित होता है। जबकि जो आर्थ्रोपोडा के जंतु है ना उनका जो शरीर है ना 3 खंडों में, सिर में अलग, धड़ में अलग और उदर में विभाजित होता है। तो इनमें जुड़े हुए पैर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार जो आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं वो एनिलिडा वर्ग के जंतुओं से भिन्न हो जाते हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थलचर और सरीसृप वाले जीवों में क्या अंतर। तो अभी अपन पढ़ चुके हैं कि जल स्थलचर जंतुओं के शरीर एवं में शल्क नहीं पाए जाते हैं तथा इनमें श्वसन जो क्लोम अथवा अपन बोल सकते हैं कि फेफड़ों के द्वारा होता है, जबकि जो सरीसृप वर्ग के जंतु हैं उनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा ही होता है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए और आपका अध्याय 7 भी समाप्त हुआ। अगर आपको किसी बात की समस्या है तो विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।